नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। सूबे के सियासी रण में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से विवादों में है। इस बड़ी बहस की शुरुआत तब हुई जब आरक्षण के विधेयक पर आस्क टू सीएम बोलकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मीडिया के सवालों से बचते हुए चले गए। कई बार सवाल दोहराने के बाद उन्होंने चलते चलते बस इतना कहा था कि ये सियासी मसला है, आस्क टू सीएम यानी मुख्यमंत्री से पूछिए। इस बयान के बाद आरक्षण बिल कई सवालों के साथ अटक गया। उधर सीएम भूपेश ने बीजेपी को आरक्षण के खिलाफ बताया। साथ ही सीएम भूपेश ने कहा कि विधानसभा में बिल पारित है, राजभवन में बिल 4.5 महीने से अटका है, 19 एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने हैं, कॉलेजेस में भर्ती होनी है, आरक्षण बिल अटकने के चलते भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। एजुकेशन, पुलिस, हेल्थ, कृषि विभाग की भर्ती और नीट एग्जाम में भी आरक्षण का मामला है। राज्यपाल को फैसला करना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी बीजेपी के सीएम और कांग्रेस को नसीहत दी है। बीजेपी का यह कहना है कि अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए तो वो विधानसभा में भी पारित नहीं हो सकता। सरकार बहाना बनाकर नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। चुनावी साल में आज इसी मुद्दे पर चर्चा, उसके पहले कुछ बयान सुनिए। आरक्षण को करार दिया था, जिसके बाद सर लेकिन बहुत संवेदनशील मामला है सर, कुछ बोलिए। युवा भी तो आप बात कर रहे थे सर, अगर समझ में नहीं है उसको लौटाएंगे क्या सर? बहुत संवेदनशील मामला है सर, दो टिप्पणी आपकी चाहेंगे इसमें। तो 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र था। यह आरक्षण का पूरा मामला आप समझिए ग्राफिक के जरिए। 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र था। प्रदेश की सरकार ने कई वर्गों के आरक्षण को बढ़ाया था। इस सत्र में इस बढ़े हुए आरक्षण को पेश किया गया। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 32% आरक्षण इस विधेयक में तय किया गया और पटल पर इस विधेयक को रखा गया सदन में। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण तय किया गया इस विधेयक में, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 13% आरक्षण फिक्स किया गया इस विधेयक में। ये कौन कौन सी जातियों के लिए कितना कितना आरक्षण, ये आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक के जरिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण दिया गया। जो विधेयक पेश किया गया उसमें 4% जो आरक्षण था वो ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया। ईडब्ल्यूएस का मतलब है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए ये आरक्षण की जो आरक्षण का जो प्रावधान है वो इस विधेयक में रखा गया। साथ ही इस विधेयक को मंजूरी के लिए भेजा गया। जब सदन में पेश हुआ उसके बाद मंजूरी के लिए इसको भेजा जाता है। राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए सदन में पेश करने के बाद इस विधेयक को भेज दिया गया और उसके बाद ये पूरा मसला शुरू होता है आरक्षण को लेकर। जो आप रिएक्शंस लगातार छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तब जो राज्यपाल थी वो अनुसुईया उइके थी। जब ये बिल पहुंचा था राज्यपाल के पास राजभवन में, तब अनुसुईया उइके राज्यपाल थी। अनुसुईया उइके ने इस विधेयक को मंजूरी नहीं दी, यानी कि उन्होंने अपने पास उनके पास जो विधेयक पहुंचा उसको मंजूरी अनुसुईया उइके की ओर से नहीं दी गई और विधेयक को अपने पास ही रख लिया। यानी कि मंजूरी देकर इसको नहीं भेजा गया राजभवन से और इसको विधेयक को अपने पास ही राज्यपाल की ओर से रख लिया गया। राज्यपाल के विधेयक स्वीकृत न होने पर एक याचिका भी लगाई गई। अब ये मामला और ज्यादा खिंचता चला गया जब इसको मंजूरी राज्यपाल के जरिए राज्यपाल से नहीं मिली। उसके बाद एक याचिका लगाई गई इस विधेयक के स्वीकृत न होने को लेकर। वकील हेमांग सलूजा ने और राज्य शासन ने ये याचिका लगाई थी। चूंकि राज्य सरकार लगातार इस बिल को पास करने के लिए मंजूरी देने के लिए दबाव बना रही थी, वकील हेमांग सलूजा ने इसके बाद आरक्षण विधेयक बिल को लेकर राज्य शासन की चुनौती भी देखने को मिली। तो लगातार इसको लेकर रिएक्शंस भी आपने देखे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। राज्यपाल की ओर से बिल रोकने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट में चुनौती दी गई याचिका के जरिए राज्यपाल की ओर से बिल रोकने पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि राज्यपाल ने इस बिल को रोका, ना कि मंजूरी दी। और इस केस में अभी भी जो सुनवाई है वो लंबित है और ये बिल अभी भी अटका हुआ है, पास नहीं हुआ है। तो ये पूरा मामला ग्राफिक के जरिए आपको हमने समझाया कि कब से ये आरक्षण की रार शुरू हुई और अब तक ये पूरा मामला चला आ रहा है।
हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव इस वक्त हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता देवलाल ठाकुर हमारे साथ हैं। देवलाल ठाकुर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में अमित श्रीवास्तव जी आपके साथ कर रहा हूँ। एक बार फिर से देखिए, ये जो आरक्षण की बहस है वो गर्म हो गई है हम कहें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार हम दिसंबर से ही देख रहे हैं आरक्षण को लेकर रिएक्शन सामने आ रहा है। और अब जब राज्यपाल से बात की जाती है या फिर मीडिया के जरिए सवाल किया जाता है तो वो सीधा आस्क टू सीएम कहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमको पहले गवर्नर मैडम ने कहा था कि आप विधानसभा का सत्र लाके वो विधेयक को लाइए और मैं उसे एक दिन में पास कर दूंगी। लेकिन आप देखिए कि जिस प्रकार से 2 दिसंबर के हमारे द्वारा विधेयक को लाया गया और उसके बाद सर्वसम्मति से विधि सम्मत सारे अधिकारियों से चर्चा के उपरांत सर्वसम्मत वहां से विधानसभा से विधेयक पास किया गया। सर्वसम्मत इट मींस कि बीजेपी के लोगों का भी समर्थन था और दीगर पार्टी के लोगों का भी समर्थन था। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या विडंबना है कि आज तक उस विधेयक को रोका गया, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के लोगों को नुकसान हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले तो ये कहा गया कि 24 घंटे में हम उस विधेयक पे साइन कर देंगे, साइन हो जाएगा, लेकिन उसे रोका गया। उसके बाद पराग जी देखिए, सख्त और बोलते ना कि उसके बाद ये कहा गया कि 10 प्रश्नों का जवाब दीजिए। मैं संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको 10 प्रश्नों का जवाब देना है, लेकिन चूंकि मामला गवर्नर हाउस का था तो हमने वो 10 के 10 प्रश्नों का जवाब दिया। लेकिन उसके बाद भी आज तक उसमें साइन नहीं हुआ है। और उसके बाद बीजेपी के लोगों को सबसे पहले, मेरे छोटे भाई भाजपा के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता देवलाल जी बैठे हुए हैं, उनको आज बड़े जिम्मेदारी के साथ और जवाबदारी के साथ ये बताना चाहिए कि भाजपा इसके सपोर्ट में है कि नहीं। एक तरफ तो वो विधानसभा में सपोर्ट करते हैं और आज तक इनका कोई भी नेता गवर्नर साहब से जाके नहीं मिला। इनके कोई भी सांसद, जो 9 सांसद प्रदेश की जनता ने जिताया है, उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदारी पराग जी बनती है। लेकिन उन्होंने गवर्नर हाउस में जाके गवर्नर साहब से ये नहीं कहा कि इसमें साइन कर दीजिए। तो ये दोहरा चाल चरित्र और चेहरा ये अब बीजेपी का नहीं चलेगा छत्तीसगढ़ में। देवलाल ठाकुर साहब, जब बीजेपी से सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये तो राज्यपाल के पास बिल है, हम इसमें क्या जवाब दें। राज्यपाल से जब सवाल पूछा मीडिया ने तो वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है और सत्ता पक्ष आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि आप क्लियर करिए, आप पक्ष में या विपक्ष में आरक्षण के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में था तभी तो हमारे जो आदिवासी समाज के लोग इस छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं, उनके जनसंख्या के अनुरूप उनको 32% का आरक्षण प्रदान किया। अगर पक्ष में नहीं रहते तो हम आदिवासियों के बारे में सोचते क्यों? तो उनको 32% आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनका हक एवं अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में किया वो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, 2012 में हमने 32% आरक्षण के साथ इस प्रदेश में 58% की व्यवस्था लागू हुई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में गई और कांग्रेस की जो सरकार आई, उसके बाद से आरक्षण में राजनीति होना चालू हो गया। इन्होंने 22 पेशियां उच्च न्यायालय में लगी हुई प्रकरण में आरक्षण के पक्ष में कोई भी ऐसी ठोस दलील नहीं दिया, जिसके कारण से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सवाल उठते रहे। और ये 58% की आरक्षण के जब प्रकरण चल रहे थे, जब इस पर स्थगन भी नहीं हुआ था, आरक्षण समाप्त भी नहीं हुआ था, उसी दरमियान यहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 15 अगस्त 2019 को सार्वजनिक रूप से ऐलान किया। अभी 76% की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से अध्यादेश लाया, 82% आरक्षण का अध्यादेश लाया और उस अध्यादेश को विधानसभा में पारित ही नहीं करवाया गया। और उस अध्यादेश 27% पिछड़ों को आरक्षण देकर लाया गया था और उस 27% पिछड़ों को आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ का है कि पूरा देश में घूम घूम कर अपनी वाहवाही भी लूटी, अपना पीठ भी थपथपाया। लेकिन पीठ थपथपाने के बाद जिस वर्ग से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, उस वर्ग को ठग दिया। उस अध्यादेश को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पारित ही नहीं करवाया। 6 सप्ताह के भीतर किसी भी अध्यादेश को विधानसभा में पारित करवाना रहता है, तब वो कानून का रूप लेता है। आज ये राज्यपाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारी बिल को रोक रखें। ये वही अध्यादेश था 82% वाला, जिस अध्यादेश को राज्यपाल मैडम ने सहमति भी प्रदान की। और लेकिन इस विधायक
जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने विधानसभा में पारित नहीं करवाने के कारण वो कालातीत हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके राज्य सरकार के जो वकील है महाधिवक्ता, उन्होंने कोर्ट में कहा है उच्च न्यायालय में। इनके जो राज्य सरकार के जो सूचना जनसंपर्क अधिकारी, उन्होंने ओबीसी महासभा को दिया है। तो कहीं ना कहीं इस कांग्रेस की सरकार में यहाँ के मुख्यमंत्री जो जातिवाद के जहर घोलने वाले जनक माने जाते हैं, इस छत्तीसगढ़ को जातिवाद की जहर घोलने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, वर्ग से वर्ग की संघर्ष करवाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में संकट की स्थिति देखी जा सकती है, जो छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ था। वो स्थिति आज देखी जा रही है कि हजारों बेरोजगार की भर्तियां रुक गई है, उनकी नियुक्तियां रुक गई है, उनके प्रमोशन रुके हुए हैं। इन सारे चीजों के जिम्मेदार इस प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, जो संविधान को मानना ही नहीं चाहती, संविधान अनुरूप कार्य करना ही नहीं चाहती। भले संविधान की दुहाई जरूर देती है, लेकिन आप एक चीज देखोगे, अगर इस संविधान को मानते तो ये लोग प्रधानमंत्री को पत्र जो लिखते हैं, इनको मालूम होना चाहिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो 9वीं सूची में अगर कोई कानून संरक्षित होता है तो वो कानून संरक्षित होता है, विधेयक संरक्षित नहीं होता। इस प्रकार से अगर राजनीति करेंगे तो छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता तो जान चुकी है कि आरक्षण के मामले में आदिवासियों का आरक्षण छीन लिया है इस कांग्रेस की सरकार ने। अब छत्तीसगढ़ के सारे वर्गों के साथ राजनीति कर। ये बड़ी अजीब सी विडंबना है अमित श्रीवास्तव जी। जो बातें आप लोग कह रहे हैं वही बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जनता इसमें पिस रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब बीजेपी आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे कि आपने संविधान सम्मत काम किया होता तो शायद ये आरक्षण का बिल नहीं अटकता, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि आप लोगों की ही है और आप लोग नहीं चाहते कि लागू, और इसलिए इसमें त्रुटि की गई। कुल मिलाकर मुझे तो देवलाल ठाकुर साहब की बातों से यही निष्कर्ष निकलता है। पराग जी, हमारी नीति भी अच्छी थी, हमारी इच्छा भी थी और हमने विधेयक ला भी दिया, लेकिन कहते किसी की पंक्तियां याद आ गई कि साहिब मत मारो आरक्षण के मामले में। सुन लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं क्या बोलूंगा, आप शायरी में राजनीति मत करो। इसी कारण से तो राज्यपाल जी ने कहना पड़ा कि आप राजनीति कर रहे हैं करके। डोंट डिस्टर्ब मी, दिस इज माय टर्न। देवलाल जी, आप डिसाइड नहीं करेंगे, चलिए एक एक करके प्लीज। मुझे बोलना और क्या नहीं बोलना। अमित जी आप बोलिए। मेरे मुंह पे आपके बोल नहीं रहेंगे। देखिए पराग जी, इसीलिए मैं कहता हूं कि इनकी जो चाल चरित्र और चेहरा जनता समझ चुकी है। एक तरफ तो आके कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं, तो इनका कोई भी लीडर जाके गवर्नर साहब से क्यों नहीं मिला आज तक, ये जनता को इन्हें जिम्मेदारी से बताना पड़ेगा। और रही बात, तो मैं आपके माध्यम से किसी की पंक्तियां याद आ गई कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और इनके प्रवक्ताओं को आके चैनल में मातम भी मनाना है। एक तो आप जाके गवर्नर साहब से मिलते नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि सभी वर्गों का नुकसान हो रहा है। और अगर सभी वर्गों का नुकसान हो रहा है जो हम कह रहे हैं, तो आपने आज तक उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया? मुझको बड़ी जिम्मेदारी के साथ पराग जी को बता दीजिए। आपके पास उत्तर नहीं होगा देवलाल जी, लेकिन मैंने कहा ना, आप प्रवक्ता है, सुन लीजिए। लेट मी कंप्लीट माय वर्ड, दिस इज माय टर्न, प्लीज सुन लीजिए। यही तकलीफ है भाजपा के प्रवक्ताओं की, अपने टर्न में बोल लेते और हमको जब बोलने का अवसर आता है तो सुन नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो गलत है। सुन लीजिए, हमारी इच्छा थी, हमने सर्वसम्मति से विधेयक लाया विधानसभा में, आपने वहां तो सर्वसम्मति से पास करा दिया, लेकिन उसके बाद एक भी नेता गया क्या? और आज आप आदिवासी वर्ग की बात कर रहे हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे होते ना देवलाल जी, तो 15 साल की सरकार थी, आज आदिवासी वहां पर लाल पानी पीने के लिए विवश नहीं होता। और अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे होते तो आदिवासी भाई आपको 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके नहीं छोड़ते। आज आदिवासी भाई समझ चुका था कि भाजपा के लोग सिर्फ ठगने का काम और झूठ बोलने का काम करते हैं, और शायद इसीलिए आप कहते थे ना बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस मुक्त भारत हम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बस्तर के मतदाताओं को प्रणाम करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि उन्होंने एक संदेश दिया कि आप जैसे लोगों को, भाजपा के पार्टी को बस्तर से साफ कर दिया, भाजपा मुक्त बस्तर कर दिया। मतलब आप वो समझ चुके थे कि आप सिर्फ बोलने में, कथनी में विश्वास करते, काम आप नहीं करते। और लगातार उसके बाद उपचुनाव हुए, तीनों उपचुनाव प्रदेश की जनता ने, आदिवासी भाइयों ने हमें जिताया। नगरीय निकाय में 10 के 10 महापौर हमारे बने। मतलब उनका आशीर्वाद, प्यार हमारे साथ लगातार बना है। और रही बात, आप सोचते रहिए आपको जो बोलना है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है, और उसमें गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी भी नहीं लगता। चलिए देवलाल ठाकुर साहब, देखिए बार बार ये सवाल पहले भी उठा, अब भी उठ रहा है कि आप लोग क्यों
राज्यपाल से एक बार मुलाकात नहीं कर लेते हैं इस विषय पर? कम से कम पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते तो एक बार रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि अगर कोई त्रुटि है तो उसको वापस करें, रखकर क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, कोई भी चीजें जो मैं राजनीति नहीं करना चाहता इस विषय में, इसलिए मैंने भी कहा कि शेरो शायरी की जो संवाद है, ऐसे समय में जब आदिवासी वर्ग का युवा, अनुसूचित जाति वर्ग का युवा, ओबीसी वर्ग का युवा, सारी भर्तियां नियुक्तियां रुकी हुई है और सरकार शेरो शायरी में मस्त रहेगी, तो युवा बेरोजगारों का क्या होगा? आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों ने तो, और सुन लीजिए भाई श्रीवास्तव जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कानून के विधि विशेषज्ञ भी है, बहुत अच्छे से आपको जानना चाहिए कि 82% जो मैंने कहा था अध्यादेश, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। जो कानून को संरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई है, आपको मालूम होना चाहिए, आप पढ़े लिखे लोग, हाई कोर्ट के वकील हैं, सुनने में आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी कानून को संरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई है। आप विधेयक को संरक्षित करने के लिए पत्र लिखते हैं। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा है कि नहीं, कि उसके विधि सलाहकार कहाँ चले गए हैं, कि अपने जाति के महाधिवक्ता बनाकर उसको छोड़ दिए हैं, जिसने आदिवासियों का आरक्षण के पक्ष में कोई पक्ष ही नहीं रखा। अरे आदिवासी समाज ने आपको, ठीक है, मैं भी मान रहा हूं कि आपको बस्तर में भरोसा दिया, आपको मतदान किया, वहां पर आपको समर्थन मिला, लेकिन आप लोगों ने आदिवासियों के साथ क्या किया? जैसी सरकार में आए आप लोगों ने आदिवासियों को आरक्षण छीन लिए। अब आरक्षण छीना तो छीना, अब उसकी संस्कृति छीनने पर भी आप लोग का मादा है। तो आदिवासी समाज देख रहा है कांग्रेस की चाल चरित्र और मूल चरित्र चेहरा को, ये आने वाले समय में आप लोग को अवश्य जवाब देगा। मेरे तो एक छोटा सा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से प्रश्न है, आप हमारे 58% आरक्षण को बचा नहीं पाए, 82% का आरक्षण ला दिए, 82% के चलते चलते में 76% का ला दिए। आप जो आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है, उनको भी 10% दे देते, क्या दिक्कत होता? 76 से 6% और बढ़ जाता तो 82 हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन आप लोग सिर्फ महज राजनीति करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। जब आप 58% को नहीं बचा पाए, 76% को कैसे बचाओगे? किसी भी के लिए एक आम प्रश्न हो सकता है, किसी एक बच्चे से भी पूछोगे, जो चीज 58 में नहीं बच पा रही है, 76 में कैसे बचेगी? ठीक है सर, ये जानना चाहते हैं लोग। चलिए अमित जी, ये सवाल पहले भी बहुत उठा था और बीजेपी के नेता बार बार इसी बात को कहते हैं कि 58 नहीं टिक पाए तो 76 कैसे टिक पाएगा, और अगर ये पास भी हो गया तो इसको फिर से चुनौती दे दी जाएगी और फिर से मामला अटक जाएगा। पराग जी, भाजपा के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता, मेरे मित्र अभी कह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जिस समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं भी इन्हें बहुत लंबे समय से जानता हूं, मेरे छोटे भाई हैं, और मैं आपके एक माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब हाई कोर्ट में इन्हें बहुत मजबूती से पक्ष रखना था, ईमानदारी से पक्ष रखना था, इन्होंने अच्छे से नहीं रखा। और जो एफिडेविट ननकीराम कंवर आयोग बना था, उन्होंने जो रिपोर्ट, आप पक्ष रखेंगे जनाब, यही तरीका, जब आपके पास उत्तर आप टोका-टाकी करते हैं। ननकीराम कंवर साहब ने जो रिपोर्ट बनाई थी, उसे इन्होंने हाई कोर्ट में जब मूल एफिडेविट जमा करना था, उन्होंने जमा नहीं किया। संशोधित एफिडेविट जमा करना था, उसमें भी इन्होंने नहीं किया। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसकी भी रिपोर्ट को उन्होंने सबमिट नहीं किया। केस को कमजोर करने का काम किसने किया? पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार ने। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता समझ चुकी है और आदिवासी भाई भी समझ चुके हैं। रही बात हमारी सरकार आने के बाद हमें जब मौका मिला देश के, सुन लीजिए देवलाल जी, आप जो कहते हैं मैं आपको बता दूं, देश के जो जब मौका मिला ना, आपने आरक्षण रोकवाने का आवेदन लगाया, उसको कैबिनेट मंत्री बनाया। आपको जब मौका मिला ना, तो जो आरक्षण लगाने के लिए कैबिनेट रोकवाने के लिए याचिका लगाई थी, उसको राज्यमंत्री कर दिया। कांग्रेस को जब मौका मिला आरक्षण रोकवाने के लिए भी आप लोगों ने काम किया। चलिए ठाकुर साहब, सुन लेते हैं एक बार अमित जी को। जी पराग जी, बोलना पड़ेगा ना। जी पराग जी, मैंने कहा ना, जब भाजपा के प्रवक्ताओं के पास उत्तर नहीं होता तो रोका टोकी करते हैं वो। खैर, मैं आपको बता दूं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं, जब हम फिरंगियों से नहीं डरे तो इन संघियों से क्या डरेंगे। रही बात, जनता जनार्दन होती है साहब, मैदान में अब जाएंगे, चुनाव आ रहा है, और अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता हमें भी दरकिनार कर देगी, और अगर हम अच्छा काम किए तो हमें किसी भाजपा की नैतिकता के नाते सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। अलग बात है कि इस देश में जब से हुक्मरान बैठे हैं, वो देश को, लोकतंत्र को FIR से चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है इस बार हम 75 पार होने वाले हैं।
चलिए देवलाल जी, एक फाइनल रिएक्शन मैं संक्षिप्त में आपका चाहूंगा। आपके पास क्या तरकीब, आने वाले वक्त में इलेक्शन भी होना है और ऐसे में दावे आप लोग भी कर रहे हैं, सत्ता पक्ष भी कर रहा है, तो आप लोगों के पास कुछ इसका ऑल्टरनेट है क्या? अगर आप लोग सत्ता में आते हैं और अगर ये अटका रह जाता है तो इसका क्या ऑप्शन आपको नजर आता है फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति नहीं करना चाहती कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। जिनका जैसा आरक्षण है वो मिलना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इनके समान झूठ फरेब बोलकर 82%, 76% ये काम नहीं करने वाले। ये लोग बोल रहे हैं ना संविधान की बात, FIR की बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। अरे इन लोग को खुद संविधान पे भरोसा नहीं है। ठीक है, उसमें किसी पार्टी या किसी दल ने FIR नहीं कराया है। वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको सजा हुई है। ठीक है और सर, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संसद के बनाए हुए नियम है, उस पर उनको अयोग्य किया गया है। इसमें किसी दल का कोई वो नहीं है। ये तो कांग्रेस के लोगों को समझने की आवश्यकता है। कानून को अगर समझना क्यों नहीं चाहते, संविधान के साथ चलना क्यों नहीं चाहते कांग्रेस? चलिए अमित जी से फाइनल कमेंट इस पर मैं ले लेता हूं मुद्दे पर। अमित जी, अभी हमें नहीं लगता कि आरक्षण का मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या अब तरकीब आप लोगों के पास है फिर? देखिए, हमारे पास कोर्ट का रास्ता है और निश्चित तौर पे हम तो फिर आपके माध्यम से मैं मांगूंगा कि उस पे गवर्नर साहब साइन कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को उससे नुकसान हो रहा है। जैसे कृषि विश्वविद्यालय आप देख लीजिए, हमने कॉलेज खोलने का घोषणा की थी, हमें अब स्टाफ उसमें भर्ती करना है, अब उसमें आरक्षण के कारण अब स्टाफ भर्ती नहीं हो रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे डिपार्टमेंटों में हम रोजगार देना चाह रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। तो मैं फिर आपके माध्यम से उनसे विनती करता हूँ और फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता की लड़ाई एक समाज की लड़ाई कांग्रेस ने हमेशा लड़ा और जनता के साथ, शायद इसीलिए जब लोग कहते हैं पेश है तो भरोसा है, तो क्रेडिबिलिटी हमने तैयार की है। 4.5 में जो हमने काम किया है, अब हम इस सरकार के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड हो चुके हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे आप दोनों से ही कि जनता के मुद्दों पर मुखर होकर आप लोग बात करें और उन मुद्दों का समाधान भी होना चाहिए, सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो। और साथ ही आरक्षण का जो मसला लगातार अटका हुआ है, इस पर भी कोई ना कोई रास्ता है वो निकलना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।